एक ऐसे वक्त में जहां पाकिस्तान में कुफर के फतवों का राज है, जिसका जहां दिल चाहता है किसी को काफर करार देता है, और सिर्फ बात यही नहीं, साथ ही साथ वजबुल कत्ल भी करार देता है। ऐन उसी वक्त भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख साज फैसला दिया है और कहा है कि सियासत के अंदर मजहब का इस्तेमाल गैर आइनी ही डिक्लेयर कर दिया है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया, कल दिया था सुप्रीम कोर्ट में, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने। उसके साथ साथ क्रिकेट के ढांचे के ऊपर भी, बीसीसीआई के ऊपर भी बहुत बड़ा फैसला दिया है इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने। वो फैसले हैं जिनसे पाकिस्तान को भारत सीखने की जरूरत है। पहले फैसले की तरफ चलते हैं। जावेद मुस्तफ़ा अंसारी साहब हिंदुस्तान के बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ फ़ोन पे उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनसे ज़रा समझते हैं कि ये फैसले की इम्प्लीकेशन क्या होगी। जावेद अंसारी साहब, थोड़ा सा जो इसके वाक़यात हैं, फैक्ट्स हैं, ज़रा हमें बताइएगा कि किस तरह से इंडियन सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि मज़हब का इस्तेमाल, मजहबी नारा नहीं लगाया जा सकता वोट हासिल करने के लिए भारत में। न सिर्फ मजहब बल्कि किसी फिरके, किसी स्टेट या किसी लैंग्वेज के बिना पे भी आप वोट नहीं मांग सकते। न सिर्फ आप नहीं मांग, न सिर्फ कैंडिडेट नहीं मांग सकता, बल्कि उसका अगर एजेंट भी अगर ऐसी प्रैक्टिसेस में मुलव्वज़ है तो उस कैंडिडेट का इलेक्शन नल एंड वॉइड होगा। वो हुआ इसलिए क्योंकि 1990 में शिवसेना के एक बड़े पावरफुल लीडर हुआ करते थे, मनोहर जोशी। वो वहाँ महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी हो गए थे कुछ अर्सों के लिए। उनका इलेक्शन बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया था क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगा था। वो अपील में गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की दो जज बेंच ने उनके इलेक्शन को बहाल कर दिया, ये कहते हुए कि हिंदुत्व जो है कोई मजहब नहीं है बल्कि वे ऑफ लाइफ है। तीस्ता सिकलवाद एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बहुत ही मशहूर और मारूफ। उन्होंने इसको चैलेंज किया। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में गया, 7 जजेस की बेंच, जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस ठाकुर। और उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने वो उस जजमेंट को ओवरटर्न किया और उनका ये मानना था कि मजहब, जात, इलाका या लैंग्वेज के बिना पर आप वोट नहीं मांग सकते। हिंदुस्तान का आईन एक सेकुलर है और ये सेक्शन 123 ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट को वायलेट करता है, मजहब या कास्ट के नाम पे या लैंग्वेज के नाम पे वोट मांगना। इसलिए जो भी ऐसा करेगा वो करेगा या उसका एजेंट अगर ऐसा करेगा तो उसके इलेक्शन को सेटिसाइड कर दिया जाएगा। लेकिन अंसारी साहब, हम तो देखते हैं कि खुद जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, गुजरात के इलेक्शन हो, बीजेपी हो, गुजरात में शिवसेना हो, ये तमाम तो मजहब ही की सियासत करते हैं, हिंदुवाता ही की सियासत करते हैं। इन पे क्या असरात मुरत्तब होंगे इस जजमेंट के? देखिए, क्या करते थे वो तो बात की बात होगी। अब तो ये जजमेंट कल आया है, दिस हैज बिकम द लॉ ऑफ द लैंड, और इसका जो भी इस लॉ को ब्रेक करेगा उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वो चाहे सरकार में हो या ऑपोजिशन में हो। और सिर्फ बीजेपी तो ये धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे वोट मांगती थी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जैसे जामा मस्जिद के इमाम है, उनका ये कहना था कि वो फतवा देते थे कि मुसलमान फलाने को वोट दें या न दें। कुछ क्रिश्चियन बिशप्स थे, चर्च के हेड थे, कि वो गोवा में या मणिपुर में कहते थे कि आप फलानी पार्टी को दीजिए, मत फलानी को मत दीजिए। ये अब सब पे बराबर रहेगा, सब पे यूनिफॉर्मली लागू होगा। कोई भी मजहब के नाम पे, इलाके के नाम पे, अपने फिरके के नाम पे या अपनी लैंग्वेज के नाम पे वोट नहीं मांग सकता। अगर मांगेगा वो या और उसका एजेंट, तो उसका इलेक्शन सेटिसाइड हो जाएगा। ये एक नया कानून है, ये लॉ ऑफ द लैंड हो गया है, और जो भी इसको वायलेट करेगा उसके खामियाजा भुगतेगा। तो ओवरऑल अंसारी साहब, ये बताइएगा कि भारत में क्या इसको वेलकम किया जा रहा है या तनकीद भी कर रहे हैं कुछ हल्के? नहीं, इसको बहुत वेलकम किया जा रहा है। जो ऐसी पार्टियां हों, वो किसी भी रिलीजन की हों, वो ऐसे लोग जो मजहब के नाम पे वोट मांगते थे, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सब वो चुप्पी साथे बैठे हुए हैं, क्योंकि अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है। और ये एक वो सिविल सोसाइटी में जो एक एंकर था पिछले दिनों कि हिंदुस्तान जो है राइट विंग पॉलिटिक्स और राइट विंग चीजों को तरजीह दे रहा है, उस पर एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बुलवाक है, कॉन्स्टिट्यूशन रोक लगी है, और इसको सभी राइट थिंकिंग लोग इस फैसले का खैर मकदम कर रहे हैं। ठीक।
चलें, बहुत शुक्रिया जावेद मुस्तफ़ा अंसारी साहब, आप हमें तफसील बता रहे थे इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के फैसले की, जिसने बैन कर दिया है फ़िरके के नाम के ऊपर, मजहब के नाम के ऊपर या किसी भी किस्म की इस तरह की जो तासुब पे मबनी सियासत के नाम के ऊपर वोट लेने को, और कहा है कि अगर उम्मीदवार तो खुजा उसका एजेंट भी ये करे तो वो इलेक्शन जो है वो सेटिसाइड हो जाएगा। बहुत अहम, बहुत बड़ा फैसला है भारत की सुप्रीम कोर्ट का। एक सही सेकुलर जो ट्रेडिशंस हैं आइन की, उनको डेफिनेटली वो रिवाइव करता है। उसके साथ साथ ही इत्तेफाक से एक और बड़ा फैसला भारत में आया है, वो स्पोर्ट्स की दुनिया में आया है। क्रिकेट पाकिस्तान की तरह जाहिर है भारत में भी बहुत ही अहम खेल माना जाता है। पर इस वक्त हमारे साथ परदीप हैं जो कि इंडिया के एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। उनसे ज़रा समझते हैं कि जो बीसीसीआई के हवाले से फैसला आया है उसके क्या असरात मुरतब होंगे वहाँ के क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। जी वैसे हमें ज़रा बताइएगा, ज़रा फैक्ट्स बताइएगा पहले। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसमें क्योंकि मैच फिक्सिंग के एलिगेशन लगे थे आईपीएल में, कुछ लोग कोर्ट में गए थे, बोर्ड के प्रेसिडेंट श्रीनिवासन जी थे, उनके सन इन लॉ पे एलिगेशन लगे थे कि उन्होंने शायद बेटिंग की है मैचेस में, तो उन्होंने उनको बोर्ड ने एक इंक्वायरी की जिसमें उनको इनोसेंट पाया गया, लेकिन कुछ लोग कोर्ट में गए कि इंक्वायरी गलत हुई थी, तो उसको लेके कोर्ट ने एक जुडिशियल कमीशन बिठाया कि क्रिकेट में क्या गलत हो रहा है। जुडिशियल कमीशन लोधा पैनल जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने एक बड़ी लंबी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बोर्ड की कि कौन लोग 9 साल से ज्यादा जो बोर्ड के ऑफिस बेरर रह चुके हैं वो दोबारा बन नहीं सकते, 70 साल से ऊपर आप नहीं बन सकते ऑफिस बेरर, गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई मिनिस्टर नहीं बन सकता, कैग का नॉमिनी जो कि ऑडिट इंडिया की ऑडिट जो नेशनल है उसका मेंबर है, वो उनकी जो फाइनेंशियल डीलिंग्स है उनको प्रोव करेगा। तो ये सारी चीजें थी जो बोर्ड मानने से तैयार नहीं था, वो डिफाई कर रहा था, क्योंकि इंडियन बोर्ड के जितने भी ऑफिस बेरर्स हैं अगर ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट होता तो वो सारे डिस्क्वालीफाई हो जाते। तो कल इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को बेदखल कर दिया और कहा कि हम ऑब्जर्वर अपॉइंट करेंगे जो नया कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसको इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक, और अब इसके बीसीसीआई के ऊपर, इंडियन के क्रिकेट के ढांचे के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे फौरी तौर पे? देखिए, असरात तो ये है कि जितने लोग जो इतनी सालों से या डिकेड से बोर्ड के मेंबर रह चुके हैं उनको जाना पड़ेगा, एक नया ऑफिस बेरर्स बनेंगे जिसमें हो सकता है वो दखल अंदाजी करे। पर मेरा मानना है कि जो ये लोधा कमीशन की रिकमेंडेशन है ये ऐसी पाथ ब्रेकिंग है कि हर कंट्री को, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी जैसे कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है बोर्ड की रनिंग में, ये ऐसी रिकमेंडेशंस हैं जो हर क्रिकेटिंग कंट्री को पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, और शायद ये एक टेम्पलेट है जो सारी स्पोर्ट्स बॉडीज को अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट सोचना चाहिए कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अच्छा, प्लेयर्स की तरफ से इस फैसले को कैसे लिया जा रहा है और ओवरऑल इसके एक क्या जो आप एक तो जर्नलिस्ट कम्युनिटी में इस फैसले को कैसा लिया जा रहा है? इस फैसले का बड़ा, जैसे जावेद ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का दूसरा ऑर्डर था रिलीजियस और एथनिक और कास्ट बेस पे वोट मांगे जाते थे, उसका बड़ा खैर मकदम किया जा रहा है। ऐसे इस ऑर्डर का भी प्लेयर्स लोग भी, हालांकि क्योंकि प्लेयर्स लोग डरते हैं बोर्ड के ऑफिशियल्स उनसे रिवेंज ले सकते हैं, लेकिन सब इस बात से खुश हैं। और इस ऑर्डर में जो सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी अहम बात ये भी है कि जो एक 9 मेंबर एपेक्स बॉडी बनेंगी उसमें प्लेयर्स एसोसिएशन का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो बोर्ड को चलाने में उसका भी अहम एक रोल होगा। बहुत शुक्रिया प्रदीप साहब, आप तफसील से हमें बता रहे थे कि भारत के क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जो अहम जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की उसमें क्या है, और उसने सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है बीसीसीआई का तब्दील किया है। कहा है कि 70 साल के ऊपर का कोई आदमी बोर्ड में ना रुकन हो सकता है और चेयरमैन तो हो ही नहीं सकता, और ये भी कहा है कि प्लेयर्स की बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो बोर्ड के मामलात को चलाए। 9 साल से ज़्यादा उन्होंने कहा है कि बोर्ड के ओहदेदारान जो हैं वो अपने ओहदों पर बरकरार नहीं रह सकते, और तकरीबन पूरी ही बीसीसीआई
इस फैसले से फारुग हो जाती है। जिस तरह पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का भी तकरीबन यही हाल है, और यकीनी तौर के ऊपर यहाँ पर भी जो आइन साज कमेटी है उनको देखना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामलात हैं वो भी जो चलाए जा सकते हैं अगर आइन के मुताबिक, तो उसको आइन के मुताबिक चलाए जाने की कोशिश की जानी चाहिए। यहाँ का सेगमेंट जो है ख़त्म होता है। सेगमेंट के बाद जब वक्फे के बाद हम वापस आते हैं तो बढ़ते हैं इस्लामाबाद में तैयबा के केस की तरफ, जिसमें आज सुलह कर ली गई।